नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आप बीती पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न केवल आपको डराएगी बल्कि आपकी सोचने की क्षमता को भी चुनौती देगी। इस चैनल पर हम लाते हैं अद्भुत और भयानक किस्से जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस गहरी रात में उतरने के लिए जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है? इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हर पल में छुपा है एक नया मोड़ और एक नया रहस्य। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं पुनीत और आज की कहानी में मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान की भयानक कहानी लेकर आया हूं जो उस हादसे में मरते मरते बचा है। अगर वह उस हादसे में नहीं बच पाता तो आज उसकी यह कहानी हमारे सामने भी नहीं आती। यह कहानी 5 दोस्तों की है जो अपने ऑफिस से छुट्टियां लेकर घूमने के लिए उत्तराखंड जाते हैं। अब उत्तराखंड में आप जानते हैं कि वह पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर अक्सर टूरिस्ट आते रहते हैं। यह पूरे देश का टूरिस्ट हब बन चुका है। ये जो 5 दोस्त थे वे दिल्ली के रहने वाले थे और वहीं पर काम करते थे। ये 5 दोस्त दिल्ली के रहने वाले थे और वहीं पर काम करते थे। ये दोस्त कॉलेज के समय से ही साथ थे। उन्होंने साथ में पढ़ाई की थी। उसके बाद अलग अलग फील्ड में इन सभी की नौकरी लग गई। लेकिन जब भी इनका कभी मन करता था तो ये 5 मिलकर एक शानदार प्लान बनाते और घूमने निकल जाते। एक बार उन्होंने प्लान बनाया और पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए उत्तराखंड पहुंच गए। लेकिन उत्तराखंड में उनके साथ ऐसा भयानक हादसा हुआ कि उस हादसे में सिर्फ एक ही दोस्त जिंदा बच सका और उसके बाकी 4 दोस्त उस पहाड़ों की माया में हमेशा हमेशा के लिए खो गए। यह कहानी लगभग 5 से 7 साल पहले की है। जिस इंसान ने हमारे साथ यह कहानी साझा की उसका नाम है विनय। विनय आज भी उस हादसे को याद करके सिहर उठता है, लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाकर अपनी और अपने दोस्तों की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है। मैं जानता हूं कि अब उसके दोस्त तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर वह अपनी बात किसी से साझा करेगा तो शायद उसका दिल हल्का हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है। मैं दिल्ली में रहता हूं। यह घटना मेरी और मेरे दोस्तों की है। मेरे दोस्तों का नाम राहुल, मनीष, अमित और सुरेश था। हम सारे कॉलेज के दोस्त थे। कॉलेज खत्म होने के बाद हम सभी की जॉब लग चुकी थी और हम अपने अपने कामों में लग चुके थे। हमें जॉब पर लगे अभी 4 महीने हुए थे कि हमने सोचा कि चलो छुट्टी लेकर एक साथ कहीं घूमने चलें। हमने अपने अपने ऑफिस से 12 दिनों की छुट्टियां लीं और फिर अपने घर वालों को भी बता दिया। हम सभी दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। दिल्ली से उत्तराखंड का सफर काफी लंबा था। हम सब एक बस से उत्तराखंड पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने एक सस्ते होटल में चेक इन किया क्योंकि रहने पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। हमने ध्यान रखा कि होटल जंगल के पास हो क्योंकि अगले दिन हमें जंगल में ट्रैकिंग करने जाना था। हम 5 लगभग रात के समय वहां पहुंचे, खाना खाया और चुपचाप सो गए। अगले दिन हम सारे नहा धोकर तैयार हुए और खाना खाने के बाद अपने साथ वहां के एक लोकल व्यक्ति को लेकर जंगल घूमने गए। उस व्यक्ति ने हमें बताया कि इस जंगल में कोई हिंसक जानवर नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यह सुनकर हम सब आराम से जंगल में घूमने लगे। चारों तरफ की ताजी हवा, पंछियों की आवाजें और हरियाली देखकर मन को सुकून मिल रहा था। हमें जंगल में घूमते घूमते लगभग 3-4 घंटे हो गए थे और अब हमें उस जंगल के रास्तों का थोड़ा अंदाजा हो गया था। कुछ देर बाद हम वापस होटल आ गए। जंगल की ताजी हवा हमें बहुत पसंद आई और अब तो हमें रास्ता भी याद हो गया था। इसलिए हमने सोचा कि अगले दिन फिर से जंगल में जाएंगे, लेकिन इस बार अकेले ही जाएंगे, बिना किसी को साथ लिए। ये सोचकर हमने रात बिताई। अगले दिन सुबह उठते ही हम सब तैयार होकर जंगल में टहलने के लिए निकल पड़े। हमने अपने अपने बैग में जरूरी सामान डाला और जंगल की ओर चल दिए। उस समय हमें अंदाजा नहीं था कि यह सफर कितना खतरनाक होने वाला है। हम बातें करते हुए जंगल में अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। हमें काफी समय हो गया था और भूख भी लगाई थी, तो हमने सोचा कि एक जगह बैठकर कुछ खा लिया जाए। जब हम खाना खा रहे थे तब हमें किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। हमने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले ही पल वह आवाज फिर आई। यह सुनकर अब हम थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए हमने वहां से उठकर आगे बढ़ने का फैसला किया। पीछे जाने वाले रास्ते से वह आवाज आ रही थी,
इसलिए हम पांचों दोस्त आगे की ओर बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद हमने उस आवाज को भूल गए। हम जंगल के लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। वहां का घना हिस्सा काफी खूबसूरत था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वह काफी डरावना भी था। कुछ आगे चलने पर हमें बहते पानी की आवाज सुनाई दी। हम सब दोस्त यह सुनकर रोमांचित हो उठे और उस दिशा की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद हमें वह नदी दिखाई दी जिससे वह आवाज आ रही थी। हम सब ने अपने अपने थर्मस का पानी खत्म किया और नदी से ताजा पानी भरने लगे। नदी का पानी एकदम साफ और स्वच्छ था। उसमें तैरती हुई मछलियां भी साफ दिख रही थीं। इतने में हमें नदी के पास एक लड़की दिखाई दी। उसकी उम्र करीब 21 से 23 साल होगी। उसने लहंगा चोली जैसा कुछ पहना था और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमें देखते ही वह बोली, आप लोग कौन हैं और क्या आप यहाँ नए हैं? मेरे दोस्त राहुल ने उसे बताया, हम टूरिस्ट हैं, दिल्ली से आए हैं और जंगल में घूम रहे थे, तभी हमें यह नदी दिखाई दी। तब वह लड़की बोली, हमारा गांव पास में ही है, आप लोग वहां क्यों नहीं आते? वहां आपको बहुत सारी दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी। हम लोग तो पहले से ही कुछ रोमांचक देखने के इरादे से आए थे, इसलिए हमने हामी भर दी और उसके पीछे पीछे गांव की ओर चल दिए। जैसे ही गांव पहुंचे, वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों तरफ हरियाली, प्रदूषण का नामो निशान नहीं था। जैसा कि हम बचपन में किताबों में देखते थे, वैसा ही नजारा था। खूबसूरत घर और आसपास का अद्भुत दृश्य। हम सब गांव की खूबसूरती को निहार रहे थे, लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की वह यह कि वहां कोई मर्द नहीं दिख रहा था। जितने भी लोग दिख रहे थे वे सब महिलाएं थीं और वह महिलाएं हमें अजीब ढंग से घूर रही थीं। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सोचा कि शायद दिन का समय होने की वजह से गांव के मर्द काम पर गए होंगे, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग उस पूरे गांव में घूम रहे थे। जहां भी जाते वहां की सारी महिलाएं हमें अजीब ढंग से घूरती रहती। तभी सुरेश ने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए, होटल पहुंचते पहुंचते वैसे भी रात हो जाएगी। तब वह लड़की बोली, आप लोग कौन से होटल में रुके हो? हमने उसे अपने होटल का नाम और पता बता दिया। फिर उसने कहा, उस होटल पर जाने का एक शॉर्टकट है जिससे आप लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां तक छोड़ सकती हूं। मुझे यह सही नहीं लगा क्योंकि शाम होने वाली थी और इस समय किसी जवान लड़की का ऐसे हमारे साथ चलना ठीक नहीं था। इसलिए मैंने उसे कहा, नहीं, हम खुद चले जाएंगे, आप यहीं रहिए, आपका हमारे साथ चलना सही नहीं रहेगा। यह सुनकर वह लड़की मुझे अजीब निगाहों से देखने लगी। उसकी निगाहों में एक अजीब अपनापन था जो मैंने महसूस किया। मेरा दोस्त अमित, जो उसे गलत नजर से घूर रहा था, उसकी नीयत मुझे सही नहीं लगी। इस दौरान वह बोला, अगर आप हमें छोड़ दें तो हम रास्ता नहीं भटकेंगे, आप हमारे साथ चलिए। मैंने उसे काफी समझाया कि इस लड़की का हमारे साथ जाना सही नहीं है, लेकिन मेरे बाकी दोस्तों ने भी अमित का ही साथ दिया। मुझे यह सब सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर उस लड़की ने हमारे साथ चलने पर हामी भर दी। वह हमें एक दूसरे रास्ते से लेकर जाने लगी। इस दौरान मैंने देखा कि मेरे दोस्त उस लड़की को गलत निगाह से देख रहे थे। मैंने उन्हें इशारों में मना किया, लेकिन उन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद आसमान में बादल घिरने लगे। यह देखकर मैं घबरा गया क्योंकि हम छतरी नहीं लाए थे। अगर बारिश हो जाती तो हमारा ट्रिप खराब हो सकता था। मैंने दोस्तों से कहा कि अगर बारिश हुई तो हमें किसी घने पेड़ के नीचे शरण लेनी होगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। वे बस उस लड़की को घूरे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से हम सभी एक पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब तक अंधेरा भी हो गया था। यह सब देखकर मैंने उस लड़की से कहा, आप खामखा हमारे साथ आ गईं। अब देखिए, अंधेरा भी हो गया है, हम तो फिर भी चले जाएंगे, लेकिन आप घर कैसे जाएंगी? इस पर वह लड़की कुछ नहीं बोली, बस हमें घूरती रही। यह देखकर मैं काफी घबरा गया था। मैंने फिर कहा, आप अपने घर चली जाइए, हम खुद चले जाएंगे, वैसे भी ज्यादा रास्ता नहीं बचा है। इतने में ही जोर से बिजली कड़की और मुझे डर लगने लगा। तभी मैंने देखा कि राहुल ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर लड़की ने अपना हाथ झटका और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं?
मैं आपकी मदद कर रही हूं और आप मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हैं। राहुल कुछ नहीं बोला, बस उसे अपनी ओर खींचने लगा। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अमित ने भी उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, अगर तुम हमारी बात मानोगी तो हम तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम्हारी जान भी बच जाएगी, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे दोस्त अब मुझे इंसान कम, हैवान ज्यादा लग रहे थे। मैं यह सब अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने चिल्लाकर कहा, यह सब क्या कर रहे हो? इस लड़की को छोड़ो। लेकिन तभी वह लड़की जोर से हंसी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसी स्थिति में हंसी क्यों आ रही है, लेकिन अगले ही पल मुझे सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। फिर मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मेरे हाथ बंधे हुए थे और सिर बहुत जोर से दुख रहा था। मैंने देखा कि मेरे बाकी चारों दोस्त भी बेहोश पड़े थे। हम सबके हाथ पैर बंधे हुए थे और हमें किसी जानवर की तरह एक खूंटे से बांधा गया था। मैंने अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे उठ नहीं रहे थे। फिर मैंने देखा कि हम किसी झोपड़ी में हैं। झोपड़ी कच्ची थी और उसमें कोई खिड़की नहीं थी, बस सामने एक टूटा फूटा दरवाजा था। मैंने दरवाजे के टूटे हिस्से से बाहर झांका तो बाहर कुछ औरतें अजीब तरह के कपड़े पहनकर नाच रही थीं। उनके बीच एक औरत पालथी मारकर बैठी थी। अचानक वे सब औरतें झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगीं। यह देखकर मैं वापस अपनी जगह पर लेट गया और फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगा। वे औरतें झोपड़ी में आईं और 5-7 औरतों ने मिलकर हम सभी दोस्तों को पकड़ लिया। इस दौरान मैं यह नाटक कर रहा था कि उन्हें पता न चले कि मुझे होश आ चुका है। उन्होंने हमें उठाकर उसी घेरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया जिसमें वे थोड़ी देर पहले नाच रही थीं। हमारे वहां आते ही जो औरत बीचों बीच बैठी थी वह तेज आवाज में बोली, अब इनको जगा दो, क्योंकि हमें इनकी बलि होश में देनी होगी। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर सिहर उठा। मैं यहाँ घूमने और मजे करने आया था, लेकिन यहाँ तो ये लोग हमें बलि देने की तैयारी कर रहे थे। सच कहूं तो उस समय मुझे अपने दोस्तों की नहीं, सिर्फ अपनी जान की चिंता हो रही थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में हर कोई अपनी जान बचाने के बारे में ही सोचता है। एक एक करके हमें होश में लाया गया, लेकिन मैं पहले से ही होश में था और यह नाटक कर रहा था कि मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही मेरे दोस्त जागे, वे घबराकर इधर उधर देखने लगे। इतने सारे काले कपड़ों में औरतों को देखकर वे भी डर गए थे। तभी मेरा दोस्त मनीष बोला, तुम लोग कौन हो और हम यहाँ क्यों हैं? सच कहूं तो उस समय मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जिस हालत में हम थे उससे यह साफ था कि हमारी जान खतरे में है। ऊपर से उसके ये बेतुके सवाल। मैंने उन औरतों से पूछा, तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमसे तो कोई दुश्मनी नहीं है। मैं दरअसल समय बर्बाद कर रहा था ताकि हमें वहां से भागने का कोई मौका मिल सके। इतने में अमित ने उनमें से एक औरत की गर्दन पकड़ ली। उसकी इस हरकत से बाकी औरतें घबरा गईं और हमें भागने का मौका मिल गया। हम वहां से तेजी से भागने लगे। हमें रास्ते का कोई अंदाजा नहीं था और ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था, लेकिन हम जानते थे कि इस जंगल में रहना उन औरतों के साथ से कम खतरनाक होगा। इस दौरान वह औरत अब भी हमारे साथ थी जो हमें गांव तक लेकर आई थी। मैंने अपने दोस्तों को समझाया कि इसका हमारे साथ रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पिछले अनुभव से हमें पता चला था कि इन औरतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी बात सभी को सही लगी और हमने उस औरत को वहीं छोड़ दिया और आगे भागने लगे। इस दौरान हमें पीछे से उस औरत की आवाजें सुनाई दे रही थीं, तुम लोग हमसे भाग नहीं सकते, ये जंगल हमारा मायावी जंगल है, तुम लोग जहां भी जाओगे वापस इसी जगह पर आओगे। हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी जान के लाले पड़े थे। हम जंगल में आगे बढ़ते रहे। अंधेरा गहरा हो गया था और चांद की रोशनी के अलावा हमारे पास और कोई रोशनी का साधन नहीं था। घने पेड़ों के कारण चांद की रोशनी भी मुश्किल से ही पहुंच रही थी। हमारे पास जितना भी सामान था वे औरतें अपने पास रख चुकी थीं, लेकिन जान बचाने के लिए हम लगातार चलते रहे। हम चलते चलते बहुत थक चुके थे। हमें यह भी पता नहीं था कि हम कितनी देर से चल रहे हैं। काफी समय बाद हमने देखा कि हमारे पीछे कोई नहीं था।
तब मेरे दोस्त सुरेश ने कहा, चलो थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेते हैं। हमें उसकी बात सही लगी और हम वहीं बैठकर आराम करने लगे। भूख भी लग रही थी और हम थके हुए थे, इसलिए कब हमारी आंख लग गई हमें पता भी नहीं चला। सुबह जब सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंख खुली। मैंने चारों ओर देखा और जैसे ही अपने दोस्तों की ओर नजर डाली, मेरी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। हम पांचों में से मनीष गायब था। यह देखकर हम सभी हैरान रह गए। पहले तो हमें लगा कि शायद वह बाथरूम के लिए गया होगा, लेकिन जब काफी समय तक भी वह नहीं लौटा तो हमने उसे आवाज लगानी शुरू की। वहां सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। हमारी आवाजें हमें ही पलटकर वापस आ रही थीं। अब हम घबरा गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि वह आखिर कहां चला गया। अगर उन औरतों को ही लेकर जाना था तो अकेले मनीष को ही क्यों, हमें भी लेकर क्यों नहीं गई। अब हमें लगने लगा था कि शायद मनीष हमें दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए हमने अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। हमें दुख हो रहा था कि हमारा दोस्त अब हमारे साथ नहीं है। सच कहूं तो उस समय मेरा मन किया कि वापस जाकर पुलिस में शिकायत करूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जिन औरतों को सजा दिलवाने की सोच रहा था वे कोई आम औरतें नहीं थीं। हम जंगल में आगे बढ़ते गए। लगभग दोपहर तक चलते चलते हमें पानी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर हमारे चेहरों पर थोड़ी राहत की झलक आई, क्योंकि हमें प्यास बहुत लग रही थी। हम सभी उस दिशा में भागे और नदी के पास पहुंचकर ठंडा पानी पिया। तभी मेरी नजर आसपास की जगह पर पड़ी और मैं चौंक गया। ये वही नदी थी जहां हम पहले मिले थे। ये देखकर हम खुश हुए, क्योंकि अब हमें लगा कि हम अपने होटल के करीब हैं। भूख लगी थी, लेकिन जान बचाने की आस में हम तेजी से आगे बढ़ने लगे। 2 घंटे बाद हमें एक बस्ती जैसी जगह दिखाई दी। जैसे ही पास जाकर देखा, हमारे होश उड़ गए, क्योंकि यह वही गांव था जहां वह लड़की हमें लेकर आई थी। हम सारे घबरा गए, क्योंकि हम तो इन लोगों से बचकर भागे थे और अब दोबारा यहीं आ गए थे। हम फिर से पीछे की ओर भागे और तब तक भागते रहे जब तक कि हमारे फेफड़े जवाब नहीं दे गए। काफी देर भागने के बाद हम एक जगह रुके। तब सुरेश बोला, ये कैसे हो सकता है? हम उस गांव में फिर से कैसे पहुंच सकते हैं, जबकि हम तो होटल की तरफ जा रहे थे? इस सवाल का जवाब हम में से किसी के पास नहीं था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। तभी मैंने कहा, हमें अब यहां से उल्टी दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा होटल यहां से दूसरी दिशा में था। सभी को मेरी बात सही लगी और थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग फिर से चलने लगे। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, बारिश कभी भी आ सकती है, और यही आज भी हुआ। अचानक से आसमान में बादल घिरने लगे, जिसकी वजह से हमें रुककर एक घने पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। बारिश, खतरनाक जंगल और भूख ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। अब हम उस पल को कोस रहे थे जब हमने यहाँ ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया था। हमने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था और उन रहस्यमयी औरतों का डर हमें अंदर से खाए जा रहा था। लगभग 3-4 घंटे हो गए थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए हमने बारिश में ही आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाता तो हमारी मुश्किलें और बढ़ सकती थीं। हम बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ते रहे। बारिश की वजह से जंगल की मिट्टी गीली हो गई थी, जिससे हमारे पैरों के निशान बनने लगे थे। हालांकि घास ने उन निशानों को छिपा दिया था, लेकिन मुझे अब भी यह डर खाए जा रहा था कि कहीं उन निशानों का पीछा करते हुए वे औरतें हमारे पास न आ जाएं। लेकिन शायद उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। शाम होने लगी थी और काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया था, जिससे रात जैसा माहौल बन गया था। हम काफी देर से चल रहे थे, लेकिन अब चलने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। इसलिए हमने एक जगह रुककर आराम करने का सोचा। हम सभी एक घने पेड़ के नीचे बैठ गए। वैसे तो हम सब भीग रहे थे, लेकिन थकान की वजह से कब हमें नींद आ गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि सुरेश वहां नहीं था। यह देखकर मैं घबरा गया और बाकी दोस्तों को उठाया। उठते ही मैंने उन्हें सारी बात बताई। हमने मिलकर सुरेश को ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं उसका पता नहीं था। विनय ने कहा, शायद वह अकेला ही यहां से चला गया होगा। पहले तो मुझे लगा कि वह हमें उठा सकता था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि सुरेश अक्सर मुसीबत में हमें छोड़कर भाग जाता था। इसलिए हम उसे कोसते हुए आगे बढ़ गए।
अब तक रात हो चुकी थी, लेकिन हम थोड़ा आराम करने के बाद ठीक महसूस कर रहे थे, इसलिए धीरे धीरे चलते रहे। हमारे दिलों में डर बैठा हुआ था कि कहीं वह रहस्यमयी औरतें हमें पकड़ न लें। रात के समय वातावरण में हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि कितना वक्त बीत चुका था। हम लगभग 3 दिन से भूखे थे और जंगल में अब तक कोई ऐसा फलदार पेड़ भी नहीं मिला था जिससे हम अपनी भूख मिटा पाते। हम काफी समय तक ऐसे ही चलते रहे, तभी अचानक हमें दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी देखकर हमारी आंखें चमक उठीं और हम तेजी से उस दिशा में बढ़ गए। लेकिन जैसे ही हम उस रोशनी के पास पहुंचे, हमारे कदम रुक गए। वह कोई और नहीं, उन्हीं रहस्यमयी औरतों का गांव था। मेरा दिल बैठ गया, यह सोचकर कि हम फिर से उसी जगह कैसे आ सकते हैं। हम अपनी जान बचाने के लिए फिर से जंगल के अंदर भागने को तैयार हुए, लेकिन ठीक उसी वक्त हमें पीछे से अजीब से मंत्रों की आवाज सुनाई दी। ये वही मंत्र थे जो हमने पहले भी सुने थे। हम घबराकर पलटे और देखा कि उन्हीं औरतों का एक समूह हमारे पीछे खड़ा था। इस दौरान उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वे मंत्र पढ़ते हुए हमारी ओर बढ़ रही थीं। अमित सबसे आगे खड़ा था और विनय ने समय गंवाए बिना उन औरतों को धक्का दे दिया और खुद जंगल की ओर भागा। मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। यहां मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि विनय का ऐसा करने का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि उस वक्त उसकी मनोदशा क्या रही होगी। हम दोनों बिना पीछे देखे जंगल में भागते रहे। हमें यह भी नहीं पता था कि अमित अब तक जिंदा है या नहीं। लगभग 10 से 15 मिनट बाद हम हांफते हुए रुके। रुकते ही मैंने विनय को इसके लिए बहुत सुनाया कि उसकी वजह से अब अमित हमारे साथ नहीं है और अब हम दोनों ही बचे हैं। तब विनय बोला, अगर मैं उसे धक्का नहीं देता तो आज हम तीनों मारे जा चुके होते। कम से कम अब हम दोनों तो जिंदा हैं। मैंने कहा, लेकिन यह गलत है। विनय बोला, देखो, यह जगह कोई सामान्य जगह नहीं है। हो सकता है कि ये औरतें कोई डायन या चुड़ैल हों और उन्होंने पूरे जंगल को अपनी मायावी शक्तियों से घेरा हुआ हो। इसलिए हम बार बार यहीं लौट आते हैं। हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन वह हमें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसकी यह बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मेरे मन में बचने की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। लेकिन फिर मैंने सोचा, मरना तो तय है, लेकिन इससे पहले कोशिश तो करनी ही चाहिए, ताकि मरते वक्त यह अफसोस न हो कि मैंने कोशिश नहीं की। यह सोचकर हम दोनों फिर से जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। अब तक हमें समझ आ गया था कि हम जिस भी दिशा में भागें, घूम फिर कर उन्हीं औरतों के गांव में पहुंचेंगे। इसलिए इस बार हमने दूसरा रास्ता लेने का सोचा। इसी के साथ मैंने पेड़ों पर निशान भी बनाना शुरू कर दिया, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस रास्ते से गुजरे थे। हम दोनों चलते चलते सुबह तक पहुंच गए। दिन की रोशनी में हमने थोड़ा आराम करने का सोचा। हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे लेट गए। पेड़ के नीचे लेटे लेटे मेरी नजर अचानक पेड़ के ऊपर पड़ी और मैंने देखा कि वहां अब तक किसी भी पक्षी की आवाज नहीं आई थी और न ही कोई जानवर दिखाई दिया था। मैंने विनय से इस बारे में बात की, लेकिन उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर मैं भी इस बात को भूलकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद विनय बोला, हमें थोड़ी देर सो लेना चाहिए, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ सोए तो हो सकता है कि वे औरतें हमें भी न ले जाएं। इसलिए हम में से एक को जागना होगा। मैं उसकी बात से सहमत था, इसलिए हमने बारी बारी से सोने का फैसला किया। विनय ने कहा कि वह पहले आराम करेगा और थोड़ी देर बाद मुझे सोने का मौका देगा। मैं इस पर राजी हो गया और फिर विनय आराम से सो गया। इस दौरान मेरे दिमाग में लगातार मेरे दोस्तों का चेहरा घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी क्या गलती थी जो उन्हें इस तरह की मौत मिल रही थी। अगर मैं यहां से बच भी गया तो उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा था। तभी पत्तों के हिलने से मेरा ध्यान भंग हुआ। मैंने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि वह आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। पेड़ के ऊपर उन्हीं औरतों में से एक बैठी हुई थी जो हमें अजीब ढंग से घूर रही थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से विनय को उठाया। उसने जैसे ही यह देखा, वह भी एक झटके में उठकर खड़ा हो गया। अब तक वह औरत पेड़ से उतरकर हमारे सामने आ खड़ी हुई थी।
उसे देखकर मैं और विनय दोनों घबरा गए थे, लेकिन अगले ही पल विनय ने उसके पेट में जोर से लात मारी, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। हम दोनों ने मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन अब हमें समझ आ चुका था कि ये सारी औरतें पूरे जंगल में फैली हुई थीं और शायद हम उनसे बच नहीं सकते थे। विनय ने थोड़ी देर सोकर अपनी नींद पूरी कर ली थी, लेकिन मेरी आंखों में अभी भी नींद थी। मैं रुककर आराम करना चाहता था, लेकिन मौत का डर हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। लगभग 2 घंटे तक भागने के बाद हमें फिर से कुछ औरतों की आवाजें सुनाई देने लगीं। हम समझ गए कि हम उन्हीं औरतों के गांव के पास आ गए हैं। मेरा दिल धक धक करने लगा। आवाज सुनते ही हम फिर से पीछे की तरफ भागे। अब विनय गुस्से में आ गया था, क्योंकि हम पिछले 3 दिनों से भूखे प्यासे लगातार भाग रहे थे। हमें यह भी नहीं पता था कि कितने समय तक और ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा। इस स्थिति में हम बस ऊपर वाले को कोसते रहे और आगे बढ़ते रहे। कुछ आगे जाकर हमें फिर से बहते पानी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर हम समझ गए कि हम उसी नदी के पास पहुंच गए हैं जहां से हमारी यह भयानक यात्रा शुरू हुई थी। हम पानी की ओर बढ़े और प्यास बुझाने के बाद वहीं बैठकर आराम करने का फैसला किया। बैठे बैठे मैंने अपने दिमाग में उस रास्ते को याद किया जिससे हम पहले गांव गए थे। मुझे याद आया कि मैंने पेड़ों पर कुछ निशान बनाए थे जिससे हमें दिशा का अंदाजा हो सके। मैंने यह बात विनय को बताई। उसने कहा, ध्यान से देखो, जिस रास्ते की तुम बात कर रहे हो वह उन औरतों के गांव तक ही जाता है। उसकी बात सही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम हर बार दूसरी दिशा में भागते रहे हैं, फिर भी हर बार उन्हीं के गांव पहुंच जाते हैं। इसलिए इस बार मैंने तय किया कि हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। विनय इस बात पर पहले तो राजी नहीं हुआ, लेकिन फिर मान गया, क्योंकि मैंने अकेले ही उस रास्ते पर जाने की ठान ली थी। हमारे 3 दोस्त गायब हो चुके थे और अब हमारा साथ रहना जरूरी था। हम उसी रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद हमें चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इन आवाजों से मुझे यकीन हो गया कि हम सही दिशा में जा रहे थे। विनय अब भी घबरा रहा था और बोला, हमें यहां से भाग जाना चाहिए, आगे जरूर वही औरतें होंगी। लेकिन मैंने कहा, जब वे दिखाई देंगी तब हम पीछे मुड़ेंगे, अभी तो मैं इस रास्ते पर ही चलूंगा। यह सुनकर विनय मुझे गालियां देने लगा। उसे लगा कि मैं उसकी बात मानकर वापस चल दूंगा, लेकिन यह उसकी गलत फहमी थी। मैं इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे फुसफुसाहटें तेज होती गईं। अब तो ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे कान के पास आकर बोल रहा हो। हम दोनों डर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। अचानक से वही औरतें पेड़ों के ऊपर से उतरकर हमारे पास आने लगीं। यह देखकर मैं घबरा गया था, लेकिन विनय को लगा कि यह फिर से कोई आंखों का धोखा है, इसलिए वह उनके बिल्कुल पास जा पहुंचा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह उनके बिल्कुल पास जा खड़ा हुआ था। मुझे समझ आ गया था कि अब विनय का बचना मुश्किल है, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने का फैसला किया और घबराते हुए पीछे मुड़ा। लेकिन तभी मैंने देखा कि हम चारों ओर से उन रहस्यमयी औरतों से घिर चुके थे। ठीक उसी वक्त एक तेज आवाज आई, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि विनय जमीन पर पड़ा हुआ था। यह देखकर मैं समझ गया कि आवाज विनय के गाल पर किसी की चोट की थी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे सारी औरतें मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमारे पास आने लगीं। अगले ही पल विनय उठा और उसने वही किया जो उसने पहले किया था। मुझे उन औरतों पर धक्का दे दिया और भागने लगा, लेकिन इस बार वह उनकी पकड़ से नहीं बच पाया और जल्दी ही पकड़ा गया। इसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को और विनय को उसी झोपड़ी में पाया जहां हमें पहले बंद किया गया था। इस दौरान मैंने देखा कि विनय होश में आ चुका था। मुझे पता था कि हमारी मौत तो अब निश्चित है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उसने मुझे मारने की कोशिश की। हम दोनों आपस में लड़ पड़े। हमारी लड़ाई झोपड़ी से बाहर तक पहुंच गई। हम औरतों के पास तक आ गए थे जो गोल घेरे में बैठी थीं। हमारी लड़ाई देखकर वे और ज्यादा गुस्से में आ गईं।
उनकी मुखिया खड़ी होकर बोली, देखो, तुम दोनों में से एक को बचने का मौका मिलेगा। जो भी जीत जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा और हारने वाले की बलि दी जाएगी। ये सुनकर हम दोनों फिर से लड़ने लगे। विनय मुझसे ज्यादा ताकतवर था और उसकी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग काम आ रही थी। थोड़ी देर में उसने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। मैं अब उठ नहीं पा रहा था। मुखिया ने घोषणा की कि विनय जीत गया है, लेकिन तभी वह लड़की जिसने हमें गांव तक लाया था आगे आई और बोली, मुझे माफ करें, लेकिन मैं विनती करती हूं कि इसे छोड़ दें। यह सुनकर मुखिया ने विनय को मारने का आदेश दिया और उसकी बलि दे दी। फिर मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया, जहां मैंने अपनी कहानी सबको सुनाई, लेकिन कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर सका। आज इस बात को पूरे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे दोस्तों का अब तक कोई पता नहीं चला है। उनके परिवार वालों ने भी उनकी वापसी की उम्मीद छोड़ दी है। सच कहूं तो मुझे भी अब यही लगता है कि वे कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन सभी की बलि उन रहस्यमयी औरतों ने उसी समय ले ली थी। लेकिन मुझे अब तक यकीन नहीं होता कि मैं वहां से मरते मरते बचा, और वह भी सिर्फ इसलिए कि मैंने एक अच्छाई की थी। तो साथियों, हमारी आज की यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। विनय की जान इसीलिए बच पाई क्योंकि उसके अंदर एक अच्छाई थी। आज के समय में हम जिस समाज में रहते हैं, वहां ऐसी अच्छाई देखना बहुत ही कम हो गया है। आज के समाज में हर तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं में डूबे हैं और जिनसे कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर अच्छाई है तो कितनी भी बड़ी बुराई आपके सामने क्यों ना हो, आपकी अच्छाई के आगे वह हार मान ही जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आप बीती को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी भयावह कहानी मिस न करें। अपना ख्याल रखें और याद रखें, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को संभाल कर रखें।